नेक्स्ट हेडिंग हमारी है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। अगली हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग किस बेसिस पे बनाया है, इनका क्या मतलब है, इनका कोई मतलब है कूलिंग्स लॉ। इन्होंने बताया कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम दूध गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको रख देते हैं। जब हम दूध को गर्म करते हैं और दूध पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो उस समय उसका जब उबलने लगता है उस समय उसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता होगा। ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक हम उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको हम रख देते हैं। फिर क्या होता होगा, अब आप देखेंगे हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, दैट मीन्स हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ये जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये कूल होकर, ठंडा होकर, मतलब ये तब तक ठंडा होगा जब तक कि इसका टेम्परेचर 100 से 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। न्यूटन ने ये बताया ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यही टेम्परेचर डिफरेंस जो हीट हमारा है वो हीट इसी टेम्परेचर डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा हीट उतना ज़्यादा होगी। कूलिंग टेम्परेचर जिस रेट से घटेगा, हीट जिस रेट से घटेगी, टेम्परेचर उसी रेट से कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन से यदि हम चले तो इन्होंने कहा कि एनी सब्सटेंस अराउंड अस, the rate of heat is directly proportional to temperature difference। रेट ऑफ हीट जो हमारी है वो डिक्रीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यदि इसको मैं T1 ले लूं तो T2, तो ये क्या होगा T1 माइनस T2। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब तक कूलिंग होगी। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा, और यदि टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा तो वहां से कूलिंग रुक जाएगी। अब नॉर्मल टेम्परेचर वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे according to this law the rate of cooling the rate of cooling of a substance the rate of cooling of a substance is directly proportional to temperature difference around us। तो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। इसका मतलब क्या है,
माइनस डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। ये T1 वो है जो जहां तक हिट किया गया था। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू के T1 माइनस T2। नेगेटिव साइन क्या बताती है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द हीट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम। समय बढ़ने पर हीट हमारी क्या हो रही है? घट रही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से हमारी हीट घट रही है, टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट हीट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम। हीट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम। हीट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टाइम। यहां तक लिख लिया भाई। अब देखिए स्पेसिफिक हीट मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? मैंने डी क्यू इक्वल टू पढ़ा है एम एस डेल्टा टी, मतलब डी टी लिख देता हूं इसको। हमने जो पढ़ा था वो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी पढ़ा था। तो यहाँ डी क्यू में लिख देता हूँ डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी, डी में लिख देता हूँ, ठीक है। डी क्यू इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? एम एस डी टी। अब इसमें मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी। इसमें दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दूं, माइनस डी क्यू बाई डी टी माइनस एम एस डी टी बाई स्मॉल डी टी। अब माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या? इक्वेशन फर्स्ट से के T1 माइनस T2। तो यहां से मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं क्या? आप इसको इक्वेशन दे के लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट में माइनस डी क्यू बाई डी टी कितना है? के इंटू, इसकी जगह पे लिख दूंगा के इंटू T1 माइनस T2 इक्वल टू माइनस एम एस डी टी बाई स्मॉल डी टी। ऐसा लिख सकता हूं क्या? यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए पहले। आगे क्या करेंगे इसको आपको समझना है। यहाँ से डी टी बाई टी की वैल्यू एक तरफ कर लें, ये वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब डी टी बाई स्मॉल डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के अपान माइनस एम एस। इसको टी माइनस टी जीरो कर दो, यहाँ टी लिखा है ना, ऊपर में टी माइनस टी जीरो कर दो, इसको टी माइनस टी जीरो, जिससे डिफरेंशिएशन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। के अपान माइनस एम एस टी माइनस टी जीरो हो गया, सही है? यस सर। अब ये देखो के हमारा कांस्टेंट है, यह हमारा मास ऑफ सब्सटेंस है जो हीट ले रहा है या हीट दे रहा है, और यह हमारा स्पेसिफिक हीट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसको पूरे को हम कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, डी टी बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल के, बड़ा सा के मान लेता हूँ, टी माइनस टी नॉट। यहाँ तक इसको लिख लीजिए आप। माइनस में हमने क्या मान लिया यहाँ पे? लेट कैपिटल के इक्वल टू स्मॉल के बाई एम एस। माइनस की है ऑलरेडी, माइनस नहीं ले रहा हूँ, माइनस साइन एज इट इज है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या करना है? dt के टर्म को एक तरफ
dt बाई टी माइनस टी नॉट। ये t माइनस टी नॉट को यहाँ डिवाइड कर दिया और ये dt को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस k ऑफ t, k ऑफ dt। सही है। अब हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है भाई? इंटीग्रेट बोथ साइड। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उससे नहीं बनेगा। देखिए इंटीग्रेट बोथ साइड, ये हो जाएगा dt बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के dt। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। 1 बाई एक्स डी एक्स मतलब डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ये डी टी अपॉन टी है और ये कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं। डी टी अपॉन डी कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी, तो ये पूरा इसको एक्स मान लो आप, तो डी एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो क्या लिख दूंगा इसको मैं? लॉग एक्स, एक्स मतलब टी माइनस टी नॉट, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप ध्यान दिए होंगे। इक्वल टू यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ये तो कांस्टेंट है तो माइनस के एज इट इज रहेगा। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, जैसे dx का x होता है वैसे ही dt का t हो जाएगा, तो kt हो जाएगा प्लस प्लस c हो जाएगा, या log c लिख दीजिए, log है तो log c लिख दीजिए, कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो log c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, c भी लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इधर से t माइनस टी नॉट की वैल्यू निकालना है। log यदि इधर है तो आपने पढ़ा है क्या log की प्रॉपर्टी? log x इक्वल टू यदि y है तो x इक्वल टू e का पावर y होता है, जब उसका बेस e होता है। log x बेस e है इक्वल टू y, तो x इक्वल टू e का पावर y। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो हम चाहें तो इस लॉग को इधर ले आ लें, log t माइनस टी नॉट माइनस लॉग c इक्वल टू माइनस के टी। फार्मूला पड़ा log m माइनस log n। log m माइनस log n का फार्मूला क्या पड़ा है भाई? बोलिए जल्दी। log m माइनस log n का फार्मूला log m अपान n, तो यहाँ से हो जाएगा log t माइनस टी नॉट अपान c इक्वल टू माइनस के टी। अब यहाँ से log हटाए तो इधर पावर हो जाएगा, मतलब ये क्या बचेगा? t माइनस टी नॉट अपान c इक्वल टू e का पावर माइनस के टी। तो यहाँ से हो जाएगा t माइनस टी नॉट इक्वल टू c e का पावर माइनस के टी। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो पट्टी लगा दिया, यहाँ पे समझ में आया क्या? log हटा तो उधर चला गया e का पावर। अब यहाँ से t इक्वल टू क्या है? ये टी नॉट उधर ले जाओ तो टी नॉट प्लस सी ई का पावर माइनस के टी। सो दिस इज द टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जहां तक आप हीट करते हो, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को आपने हीट किया, तो ये वो टेम्परेचर है, और ये वो टेम्परेचर है अराउंड अस, हमारे चारों तरफ का। यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये 30 डिग्री है और ये 100 है, और ये तब तक डिक्रीज होगा जब तक 30 नहीं हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग। तो कहाँ से कहाँ तक घटेगा वो टेम्परेचर हमने निकाला है। इस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।